एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सोनी है और आज हम करने वाले हैं दो ध्रुवीयता का अंत का आखिरी पार्ट है ये। ठीक है, पहले 3 पार्ट कर चुके हैं हम, जिसमें हमने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था, जो साम्यवादी व्यवस्था थी, और फिर उसके विघटन के कारण क्या रहे और विघटन के परिणाम क्या निकले। फिर शॉक थेरेपी पढ़ा हमने, शॉक थेरेपी के उद्देश्य क्या थे और फिर उसके क्या परिणाम निकले, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया है पिछले के लेक्चर्स में। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं संघर्ष और तनाव, यानी कि जब ये सब कुछ चल रहा था सोवियत संघ में, सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उस समय पे बाकी जो उसके गणराज्य थे जो उससे अलग हुए थे, है ना, वहाँ पे क्या किस तरीके के हालात थे उनको पढ़ना है, वहाँ पे क्या किस तरीके का माहौल था उसको हमको समझना है। तो सोवियत संघ जो था, पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य जो थे वो संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र थे। यानी कि जो पूर्वी सोवियत संघ के जो देश थे उन देशों में क्या था, बहुत ज़्यादा संघर्ष और तनाव का माहौल था, और कई गणराज्यों में तो गृह युद्ध और बगावत जैसी चीज़ें भी हुई, और बहुत सारी जो बाहरी ताकतें थी वो भी दखल देने लग गई थी उन देशों के अंदर। और इनके कारण भी थे। कारण ये था कि ये जो देश थे पूर्वी, ये सबसे बड़ा कारण ये था कि संसाधन, है ना, पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा यहाँ पर इनका एक महत्वपूर्ण संसाधन था, जिसके लिए बाहर के देश जो थे वो हस्तक्षेप अब करने लग गए थे, जैसे कि अमेरिका और चीन, है ना ये। और रूस चाहता था कि रूस के सबसे पास के विदेशी या पड़ोसी देश हैं तो रूस का इन पे अधिकार और नियंत्रण हो, लेकिन और अमेरिका चाहता था अमेरिका का नियंत्रण। तो इस वजह से भी इन देशों में बहुत ज़्यादा तनातनी थी और तनाव था। तो रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मॉस्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की, उससे मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आज़ादी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकी। ठीक है, तो मॉस्को ने मॉस्को यानी कि रूस की बात हो रही है यहाँ पे, तो रूस ने इन विद्रोहियों से निपटने के लिए जो तरीके अपनाए थे, ठीक है, उससे मानव अधिकार का बहुत उल्लंघन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों की आवाज़ों को वो दबा नहीं सका। फिर मध्य एशिया के देश तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 2001 तक जो है गृह युद्ध चला, और इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे थे। अजरबैजान का एक प्रांत नगर्नो काराबाख है। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते थे, और जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते थे और गृह युद्ध लड़ रहे थे। मतलब ये देश आपस में ही लड़ रहे थे अलग होने के लिए, स्वतंत्रता के लिए। और यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे थे, और कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए थे। तो ये इनका आपस में ही अपने संसाधनों को लेकर, नदी के जल को लेकर इनको बीच में इनके लड़ाई चल रही थी, और इन सारी बातों की वजह से माहौल जो था वो अस्थिर था पूरा, और नागरिक जो लोग जो थे उनका जीवन जो था पूरी तरीके से दूभर हो रखा था। मध्य एशियाई गणराज्य में हाइड्रोकार्बनिक यानी कि पेट्रोलियम संसाधन का विशाल भंडार था। इससे इन गणराज्यों की आर्थिक लाभ हुआ, लेकिन इसी कारण से बाहरी ताकतें और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चला। यानी कि ये जो तेल था, पेट्रोलियम का संसाधन इनके पास मौजूद था, तो इनको लाभ तो इससे बहुत हुआ, लेकिन बाहर के जो देश थे, बाहरी जो ताकतें थी और कंपनियां थी, उनके लिए भी एक प्रतिस्पर्धा की जगह बन गई थी ये, जहां आपस में ये कंपटीशन कर रहे थे। और यह क्षेत्र रूस, चीन, अफगानिस्तान से सटा तथा पश्चिम एशिया के नज़दीक था। और 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका ने क्या किया, इस क्षेत्र में अपना सैन्य ठिकाना बनाना चाहता था, और इसमें उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को क्या किया, भुगतान किया, पैसे दिए,
और अफगानिस्तान तथा इराक से युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों में अपने विमान को उड़ाने की अनुमति भी ले ली। और रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू किया है। तो ये था कि वहाँ पे जो देश थे, जो गणराज्य थे सोवियत संघ से अलग हुए, उन देशों में क्या माहौल था। तो उन देशों में यही संघर्ष और तनाव का माहौल रहा। उसके बाद पढ़ना हमें कि पूर्व साम्यवादी देश और भारत, यानी कि जो सोवियत संघ था और भारत था, उनके बीच के किस तरीके के संबंध रहे। तो भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए। तो जो भी साम्यवादी देश थे उन सब के साथ भारत के बहुत ही अच्छे संबंध थे और खासकर रूस के साथ बहुत ज़्यादा गहरे संबंध थे। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। यानी कि भारत की जो विदेश नीति है ना, विदेशों के साथ किस तरीके के संबंध होंगे, उसमें से एक महत्वपूर्ण पहलू, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके रूस के साथ संबंध। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और समझौते का इतिहास है। यानी कि बहुत लंबे समय से भारत और रूस के जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे रहे हैं और भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल भी खाते हैं। यानी कि दोनों देश की जो जनता है उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनसे मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्वी सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं। यानी कि भारत की जो संस्कृति या भारत की जो फिल्में हैं वो वहाँ पर भी चलती हैं, वहाँ के भी लोग उसको देखते हैं। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते हुए सुन सकते हैं और भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। दोनों का सपना कैसा है? बहुध्रुवीय विश्व, यानी कि एक ऐसा विश्व जहाँ पर किसी एक शक्ति या एक महाशक्ति का दबदबा ना हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी शक्तियाँ मौजूद हों, जैसे सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, और यानी कि किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसके लिए खतरा माने, अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्यवाही करें। मतलब कि अगर कोई किसी एक देश पर कुछ भी परेशानी आती है तो बाकी सारे देश उसकी मदद करें, मिलकर कार्यवाही करें और क्षेत्रीयताओं को ज़्यादा जगह मिले, है ना, क्षेत्रीयताओं को ज़्यादा जगह मिले। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो और जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी मुद्दे हैं, जो भी आपस में टेंशन है, उसको बातचीत करके सुलझाया जाए और हर देश को स्वतंत्र विदेश नीति हो। और हर देश की कैसी विदेश नीति होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए, उस पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाएं, है ना। और फैसले कौन सी संस्थाओं द्वारा किए जाने चाहिए? जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, और इन संस्थाओं को मजबूत और लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। और ये जो संस्थाएं हैं इनको कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। और 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। तो 2001 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसका उत्तराधिकारी रूस बना, तो 2001 में 10 साल के बाद उसके एक में भारत और रूस के बीच में सामरिक समझौता हुआ जिसमें 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान और पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मामलों में फ़ायदा हुआ। तो भारत को रूस के साथ संबंध बनाने से क्या क्या हुआ? कश्मीर के मामले पर भी कई फ़ायदा हुआ। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर के मामले को लेकर भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था तो सोवियत संघ ने ही उसका साथ दिया था 1948 के समय पे। और ऊर्जा आपूर्ति में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित जो सूचनाएं हैं उन सब में रूस ने भारत की मदद की है। और रूस को इस संबंध से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। अब रूस का क्या फ़ायदा है इस संबंध से? तो रूस का फ़ायदा ये है कि जो भारत है वो क्या करता है,
अधिक मात्रा में रूस से हथियारों को खरीदता है और भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजों का सामान जो है वो रूस से ही मिलता है। चूँकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण देश है। तो भारत जो है वो क्या करता है, तेल का भी आयात रूस से करता है, रूस के देश से ही। तो इस वजह से ही भारत एक महत्वपूर्ण देश बन जाता है रूस के लिए। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। रूस ने जब भी भारत में तेल का संकट आया तो उसने मदद की है, और भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत क्या कर रहा है, ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसी कोशिश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन राज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। तो इन जो ये गणराज्य हैं, जो दूसरे है ना, मध्य एशिया के और पूर्वी यूरोप के, उनके साथ भी जो भारत है क्या कर रहा है, अपने साझेदारी को और अपने निवेश को बढ़ा रहा है। और रूस भारत की परमाणविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। और तो और जो रूस है वो भारत का जो परमाणु योजना है उसमें भी उसका साथ देता है। और रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी ज़रूरत के वक्त हमेशा क्रायोजेनिक रॉकेट देकर उसकी मदद की है। और भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में भी साझेदार हैं। तो इस तरीके से भारत और रूस के जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। और यहाँ पर कुछ भारत और सोवियत संघ के संबंध बनाए, यानी कि 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया था, उसके बाद से 1990 तक भारत के कैसे संबंध रहे, क्योंकि 1990 तक ही सोवियत संघ रहा है ना। तो उस बीच में सोवियत संघ के साथ कैसे संबंध रहे, यानी शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंधों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आर्थिक संबंध कैसे थे उनके, राजनीतिक, सैन्य संबंध और सांस्कृतिक संबंध। ठीक है, सोवियत संघ के जो आर्थिक संबंध थे, हमेशा सोवियत संघ ने भारत की आर्थिक रूप से मदद की है ना। जब भी मुश्किल पड़ी है उसने मदद की, जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तब। जैसे कि सोवियत संघ ने क्या किया, सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखाने और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक जैसी मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। जब भी विदेशी मुद्रा की कमी होती थी भारत में, तो भारत जो है वो रुपये को माध्यम बनाकर व्यापार करता था सोवियत संघ के साथ। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का समर्थन किया। और 1971 में जब भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, तो उस समय पे भी सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी। और सैन्य संबंध कैसे हैं, भारत को सोवियत संघ के ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई और देश उसकी मदद करता है ना। जब कोई भी तैयार नहीं था, तब सोवियत संघ ने भारत की मदद की। और सांस्कृतिक जो संबंध थे वो हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थे, और बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की है। तो ये रहे हैं सोवियत संघ के और भारत के संबंध शीत युद्ध के दौरान पे। ठीक है, और ये उसके बाद के। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।